हेलो एवरीवन। आप लोग का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यूनिट फर्स्ट है इसका और चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं ये आर लाल बुक से बना रहे, रमन बिहारी लाल की जो बुक है उससे मैं बना रहा हूँ। और देखिए, जैसे कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, अब क्या करेंगे हम लोग चैप्टर उठा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, जो हम लोग के चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग को मिल जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तो जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग के पास है वो तो ठीक है, बट जब तक हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और अभी बीएड एग्जाम की डेट तो आई नहीं है, तो जब तक डेट आएगी तब तक हम लोग कवर कर लेंगे काफ़ी कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है शिक्षा, अर्थ, संप्रत्यय एवं प्रकृति, एजुकेशन मीनिंग, कंसेप्ट एंड नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। कैसा साधन है? मूल साधन है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो मनुष्य है जन्मजात शक्तियों का विकास क्या करता है? जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं से कला कौशल में वृद्धि एवं से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्या बोला गया, शिक्षा को क्या है? मूल साधन है, ठीक है। और मूल साधन है तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है शिक्षा जो है मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है, बड़े होते होते तक ही काफी कुछ सीख जाता है, ठीक है। वही इस पे बताया गया है। अब फिर इसके बाद बोला गया है बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता एवं से परिवार से अन्य सदस्य उसे सुनना बोलना सिखाने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे छोटा होता है उसको बोला जाता है कि बोलो, ये बोलो, और सुनने के लिए भी बोला जाता है कि ये सुनो वगैरह वगैरह कुछ बोला जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे लोग जानते हैं, मतलब ये सब लोग जानते ही हैं। और फिर इसके बाद बोला गया है जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? उठने बैठने के लिए बोला जाता है, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, सामाजिक आचरण की विधियां सिखाई जाती हैं। बोलो, जैसे कि बताया, जब कोई आता है तो उसको बोलो नमस्कार, नमस्ते बोलो। और क्या है कि पैर छुओ, कोई हम लोग रिलेशन में आता है तो पैर छुओ उसको, तो ये सब सिखाया जाता है उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, जब वह 3-4 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगते हैं और इसी आयु पर उसे विद्यालय भेजना प्रारंभ किया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा से बड़े सुनियोजित ढंग से चलती है। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ ना कुछ सिखाया जाता है और सीखते सिखाने का यह क्रम से विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है, ठीक है, और जीवन भर चलता रहता है। और विस्तृत रूप से देखें तो किसी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव से चलने वाली, सीखने वाली, सिखाने की यह सम प्रयोजन से प्रक्रिया ही शिक्षा है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही यही है। शिक्षा का जो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। तो शिक्ष का जो अर्थ है वो क्या है? सीखना और सिखाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिक्ष जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। इसीलिए शिक्षा का जो अर्थ हुआ वो क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखने और सिखाने की क्रिया। यदि हम शिक्षा के प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द को देखेंगे, अंग्रेजी में बोला जाता है शिक्षा को एजुकेशन, और एजुकेशन जो शब्द है किस भाषा का है? लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ही ई तथा डुको 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, ई का अर्थ है अंदर से, डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना,
ठीक है। तो एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, ठीक है। तो देखिए फिर से कुछ चीजें वो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया कि एजुकेशन से कहां से बना है, कैसे बना है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है एजुकेटम, ठीक है। तो एजुकेटम को भी ब्रेक करा गया है किसमें, ई और डिको को। तो ई का जो ए है, ए से हो जाएगा अंदर से और डिको का जो है आगे बढ़ाना, इसीलिए एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ, बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, ठीक है। फिर इसके बाद है, यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, ठीक है। दो रूपों में होता, कौन कौन से, एक प्रक्रिया और दूसरा क्या है, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप में। जब हम कहते हैं कि उसकी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है तो यहाँ शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है प्रक्रिया रूप में है, ठीक है। मतलब कि जब कंटिन्यू हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया रूप में। और जब हम कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो यहाँ शिक्षा शब्द का प्रयोग परिणाम स्वरूप में है। परंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्री जो हैं शिक्षा को प्रक्रिया में ही स्वीकार करते हैं। उनका तात्पर्य है कि किसी भी प्रक्रिया में उसका परिणाम निहित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है, शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम को अब ज्ञान, कौशल और व्यवहार परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इस शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने अदा की है। और इन सब ने शिक्षा को अपनी अपने दृष्टिकोणों से देखा, परखा और परिभाषित किया। यहाँ हम इन सबके दृष्टिकोणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर इनके द्वारा उद्घटित तत्वों के आधार पर शिक्षा के रूप को समझने एवं से इसे परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, मतलब कि कंसेप्ट। पहले देखेंगे दार्शनिक का, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना। पहले हम लोग किसका देखेंगे, दार्शनिक का, फिर इसके बाद देखेंगे समाजशास्त्रियों का, फिर राजनीतिक शास्त्रियों का, अर्थशास्त्रियों का, मनोवैज्ञानिकों का, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिकों का, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, कि दार्शनिकों लोगों ने क्या क्या बोला है शिक्षा को। तो दार्शनिकों का विचार से केंद्र मनुष्य होता है। तो जो दार्शनिकों का जो केंद्र है वो कौन है, मनुष्य है, ठीक है। ये मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। मानव जीवन का अंतिम जो उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मार्ग निश्चित करने में भी दार्शनिकों की रुचि होती है। इस सब के ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य के जीवन की अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। तो देखिए यहां से अब आ गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, ठीक है। और चूंकि मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, इसलिए उनके द्वारा निश्चित शिक्षा की परिभाषाओं में भी भिन्नता है। तो आत्मवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके परलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते हैं। वेदांती तो इस लौकिक जीवन से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते थे, से वे मुक्ति कहते हैं। आप देखिए कुछ जो डेफिनेशंस दी है या जिसने जो बोला है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। क्या बोला है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। सह विद्या या मुक्ते किसने बोला है, शंकराचार्य ने, ठीक है। फिर इसके बाद है भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है वो देखेंगे। मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते हैं थे और शिक्षा के द्वारा उसे अपनी इस पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे। तो उन्होंने क्या बोला है, अब देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए क्या बोला है कि मनुष्य की अंतर्निहित जो अंदर की जो क्या बोलेंगे
कुछ भी बोल सकते हैं इस पे। मनुष्य की अंतर्निहित जो इच्छाएं हैं पूर्णतः को अभिव्यक्त करने की जो करना ही शिक्षा है। मतलब कि जो भी उसके अंदर चीजें हैं उसको जो व्यक्त करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इस पे, शिक्षा। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे इस पे, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसने बोला है? विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। फिर इसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा। अब देखिए महात्मा गांधी ने 3 शब्द को याद रखिएगा, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों के विकास पर समान बल दिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको याद करने के लिए एक वर्ड लिखा था, शाम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, शाम। शाम से क्या हो जाएगा? शा से हो जाएगा शरीर, आ की मात्रा जो लगा हुआ है उससे हो जाएगा आत्मा, और मां से क्या हो जाएगा? मन। ठीक है, आप देखिए गांधी जी ने क्या बोला? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोकृत विकास से है। ठीक है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में देख लेते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन ऑन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। किसने बोला है? गांधी जी ने बोला है। ठीक है, फिर इसके बाद है एक यूनानी दार्शनिक है, अब इनका नाम सबसे ज्यादा मतलब कि यूज होगा, प्लेटो, भी शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं। उनके विचार से शिक्षा का कार्य जो है मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णतः प्रदान करता है जिसके वे योग्य हैं। क्या बोला है? शिक्षा के कार्य, शिक्षा का कार्य हटा दीजिए। अब देखिए इस यहाँ की शिक्षा सब में रिपीट होगा, तो इन्होंने क्या बोला है? मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णतः प्रदान करता है जिसके वे योग्य हैं। ठीक है, शरीर और आत्मा मेन है, क्या है? प्लूटो का। ठीक है, फिर इसके बाद इंग्लिश में क्या बोला गया है? एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शंस टू विच दे आर सस्टिबल्स, प्लूटो। फिर इसके बाद है प्लूटो के शिष्य। अब देखिए प्लूटो के जो शिष्य थे कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, मनुष्य ने शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि अरस्तु ने मनुष्य के किस पर बल दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया है। ठीक है, उनका विश्वास था कि उचित शरीर एवं मानसिक विकास होने पर ही मनुष्य आत्मा की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है, उसको देखेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। क्या बोला है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। किसने बोला है? अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे? प्लूटो के शिष्य थे। ठीक है, फिर इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अरिस्टोटल और हिंदी में क्या हो जाएगा? अरस्तु। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अरस्तु ने, पहले देखेंगे अरस्तु कौन थे, तो अरस्तु कौन थे? प्लूटो के शिष्य थे। और अरस्तु ने क्या बोला था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, फिर इसके बाद है भौतिकवादी दार्शनिकों मनुष्य के केवल लौकिक जीवन को ही सत्य मानते थे। ठीक, इनकी दृष्टि से मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? सुखपूर्वक जीना है, और सुखपूर्वक जीने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य शरीर और मन से स्वस्थ और इंद्रिय भोग के साधनों से संपन्न हो। यह सब कार्य शिक्षा द्वारा करना चाहते थे। भौतिकवादी 4 वाकों की दृष्टि से शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। ठीक है, तो शिक्षा वह है कि जो मनुष्य को सुखपूर्वक, याद कीजिए सुखपूर्वक शब्द याद रखिएगा, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। किसने बोला है? चार्वाकों ने। ठीक है, फिर इसके बाद है पाश्चात्य जगत के प्रकृतिवादी दार्शनिक भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के पक्ष में हैं। उनकी दृष्टि से यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने अंतः और बाह्य जो अंदर का और बाहर पर्यावरण है उसमें समन्वय स्थापित करें। ठीक है, तो हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन है? हार्बर्ट स्पेंसर। और इन्होंने क्या बोला है? शिक्षा की डेफिनेशन क्या दी है? शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों का बाहर जीवन से, मतलब कि बाहर के जीवन से समन्वय स्थापित करना।
ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द इनहेरिटेंस पावर्स एंड द आउटर लाइफ, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। फिर इसके बाद है पाश्चात्य दार्शनिकों ने अब ऐसे दार्शनिकों का बहुमूल्य है जो मनुष्य के जीवन को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वह है। प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। प्रयोजनवादी दार्शनिक डॉक्टर डीवी के शब्दों में, अब देखिए डीवी द्वारा क्या बोला गया वो देखेंगे। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसने अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे, ठीक है। तो इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल्स विच विल एनेबल्स हिम्स टू कंट्रोल्स हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। तो किसने बोला है ये? जॉन डीवी ने, ठीक। अब देखिए दार्शनिक तो देख लिए, अब देखेंगे इसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्रीय संप्रत्यय, ठीक है, कंसेप्ट। तो समाज शास्त्रियों का जो विचार केंद्र क्या था? समाज है, ठीक है। ऊपर क्या था? हाँ, समाज शास्त्रियों का जो विचार केंद्र समाज है, ये व्यक्ति को उसके समाज के संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में ही देखना समझते हैं। शिक्षा को ये व्यक्तित्व और समाज के विकास का साधन मानते हैं। इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया की प्रगति के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए हैं। अब क्या बोला है वो देखेंगे। शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वे एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित होते हैं। इस प्रभावित होने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। जब यह सब कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है तो उसी शिक्षा कहते हैं, उसे जो बोलेंगे शिक्षा बोलेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से उनकी इन शक्तियों का विकास होता है और इनके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनियों को उच्चारित करने का तंत्र मनुष्य को जन्म से प्राप्त है, परंतु इस तंत्र से भाषा वह उन्हीं लोगों की सीखता है कि जिनके संपर्क में आता है और जिनसे विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य की पूरी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही विकास है। हाँ, यह बात आवश्यक है कि कामेंद्रियों एवं से इंद्रियों के विकास और भाषा ज्ञान होने के बाद मनुष्य स्वतंत्र रूप से ही अवलोकन परीक्षण, चिंतन और मनन करता है। इस प्रकार भी सीखता है, परंतु इसके लिए आवश्यक कामेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास, भाषा ज्ञान एवं विचार शक्ति का विकास सामाजिक पर्यावरण में भी होता है। समाज के अभाव में ना तो हम भाषा सीख सकते हैं और ना विचार करना सीख सकते हैं। बच्चे अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषाओं और क्रियाओं का ज्ञान से समाज में रहकर ही प्राप्त करते हैं। समाजशास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा समाज के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन होती है। जैसे समाज होता है वैसी उनकी आकांक्षाएं होती हैं, वैसा ही उसकी शिक्षा होती है। वास्तविकता यह है कि शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों से संबंधित होती है। इसके द्वारा समाज के भूत का ज्ञान से वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से भी शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहला हो गया सामाजिक, फिर इसके बाद है
अविरत प्रक्रिया। शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। शिक्षा के विषय में समाजशास्त्रियों ने दूसरा तत्व यह उजागर किया है, शिक्षा समाज में सदैव चलती है। मनुष्य के जन्म के कुछ दिन बाद से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, जीवन के अंत तक चलती रहती है और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो समाज के सदस्य व्यक्ति को समाप्त होते रहते हैं, परंतु उसकी शिक्षा जो है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्या बोला गया? शिक्षा जो प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वह कभी विश्राम नहीं लेती। इस प्रकार से निरंतरता उसका दूसरा लक्षण है। ठीक है, दूसरा लक्षण खत्म। सेकंड में आ जाइए, शिक्षा ध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, समाजशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया है, जो शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता है और दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसके अनुसार से शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, वह जो प्रभावित करता है मतलब कि शिक्षक हो गया, और दूसरा क्या है जो प्रभावित होता है मतलब कि शिक्षार्थी। ठीक है, अमेरिकी शिक्षार्थी जॉन डीवी, फिर से हटा देते हैं सब, हाँ, अमेरिकी जो शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी ने भी शिक्षा के दो ध्रुव माने हैं। क्या क्या? एक तो मनोवैज्ञानिक मांगा है और दूसरा क्या है? दूसरा सामाजिक है। मनोवैज्ञानिक अंग से उनका तात्पर्य सीखने वाली रुचि से है। मनोवैज्ञानिक अंग से तात्पर्य क्या? सीखने वाली रुचि, रुझान और शक्ति से है। सामाजिक अंग से उनका तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यावरण से है। परंतु अपना तो यह अनुभव है कि केवल सामाजिक पर्यावरण ही नहीं अपितु प्राकृतिक पर्यावरण भी सीखने सिखाने की जो क्रिया प्रभावित करता है। नियोजन शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण का उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षा विधियां भी प्रभावित तत्व हैं। ठीक है, इन सबको हम सीखने सिखाने की परिस्थितियां कहते हैं। हम यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि शिक्षा की प्रक्रिया सीखने वाले और सीखने सिखाने की परिस्थितियों के बीच है। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। तो मनुष्य का जन्मजात जो व्यवहार से पशुवत होता है। ठीक है, अगर वो बोले ना तो पूरा वो पशु ही है। शिक्षा के द्वारा उसके इस व्यवहार से परिवर्तन एवं से परिमार्जन किया जाता है। अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है। ठीक है, जो मतलब कि अगर वही है कि अगर यहाँ पे मनुष्य बोलेगा नहीं तो वो भी किसके तरीके हो जाएगा? जानवरों की तरीके। जानवर क्या होता है? बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो यही बोला गया इस पे, उनको आने वाली पीढ़ी के हाथों सौंप देता है। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर और आगे बढ़ती है, इसमें अपने अनुभवों और विचार से जोड़ देती है। इस प्रकार किसी समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार किसी सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। शिक्षा के अभाव में यह सब संभव नहीं है। स्पष्ट है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। हमें यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के प्राणियों के बीच रहकर अनुकरण से द्वारा उनके अनुसार से चलना फिरना, खाना पीना और बोलना आदि सीखता है। पशु पक्षियों के जीवन पर विचार से कीजिए, ये जन्म के कुछ दिन पश्चात ही अपनी जातियों के प्राणियों की भली भांति खाने पीने, चलने फिरने, उड़ना अथवा उड़ने के तरीके सीख लेते हैं। ठीक है, परंतु उसकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया केवल परिस्थितियों के साथ समायोजन से कर आत्मरक्षा के कार्यों तक सीमित रहती है। फिर क्या बोला गया है? जबकि मनुष्य की शिक्षा उसे केवल परिस्थितियों के साथ समायोजन करना ही उसकी ही नहीं सिखाती अपितु अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की क्षमता का विकास भी करती है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन सहन से, खान पान से एवं विचारों और जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन तथा उपसाधनों के निर्माण में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है उसका दूसरा नाम क्या है? विकास है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, जो मनुष्य की शिक्षा ही विकास की प्रक्रिया है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों की नहीं।
ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति में निरंतर विकास करता है। तो क्या है, मनुष्य जो है शिक्षा के द्वारा क्या करता है, सभ्यता और संस्कृति में निरंतर विकास करता है। इस विकास के लिए उसकी एक पीढ़ी अपने ज्ञान एवं कला कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पुरानी चीज़ें आप मान सकते हैं, कुछ भी खेती बाड़ी तो ठीक है, बट पुरानी चीज़ें जैसे कि कालीन वालीन सिलना हो गया, बनाना हो गया, तो उसको आप कर सकते हैं, या पंडितगिरी मान सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस पर। हाँ, तो इस पर क्या हो जाएगा, इस हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है। इसीलिए समय विशेष की विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण से विधि सब निश्चित प्राय होते हैं। परंतु जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं तैसे तैसे शिक्षा का परिवर्तनों को स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती है। इस प्रकार से उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों आदि में आवश्यकता अनुसार से परिवर्तन होता रहता है। यही उसकी गतिशीलता है। यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो हम विकास पथ पर अग्रसर नहीं रह पाते। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ शिक्षा साथियों ने शिक्षा को उपयुक्त तत्वों के आधार पर भी परिभाषित किया है। तो पहले हो जाएंगे हमारा भैरवनाथ झा, जिन्होंने बोला है शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या बोला है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। किसने बोला, भैरवनाथ झा ने बोला। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस अ सोशल फंक्शन कैरीड ऑन एंड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन शेक। फिर इसके बाद पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध शिक्षा समाजशास्त्री ओटावे महोदय ने शिक्षा के स्वरूप और कार्य दोनों में को समाहित करते हुए शिक्षा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। तो इनके अब देख लेते हैं डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या बोला है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया जो है व्यक्तित्व और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। ठीक है, तो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया, किसने बोला, ओटावे ने। फिर इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है टी रेमंड। तो टी रेमंड ने क्या बोला है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य शैशव काल से पौर्ण काल तक विकास करता है, जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। किसने बोला है, टी रेमंड ने। ठीक है, क्या बोला है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कहां से कहां तक की शैशव काल से लेकर प्रौढ़ काल तक विकास करता है। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। तो जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय, मतलब कि शिक्षा का राजनीतिक कंसेप्ट। तो राजनीति शास्त्रियों का विचार से केंद्र राज्य और उनका शासन तंत्र होता है। वे व्यक्ति समाज दोनों को राज्य और उनके शासन तंत्र के समस्त एवं परिप्रेक्ष्य में देखते समझते हैं। शिक्षा को ये राष्ट्र के निर्माण का साधन मानते हैं। राष्ट्र का निर्माण होता है श्रेष्ठ नागरिकों, ठीक है, अब क्या बोला गया, राष्ट्र का जो निर्माण होता है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण और शिक्षा द्वारा होता है। इनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। ठीक है, क्या बोला गया है, वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। तो ये हो गया हमारा पार्ट पहला है, चैप्टर फर्स्ट हम लोग देख रहे थे, शिक्षा, अर्थ, संप्रत्यय एवं प्रकृति। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया और ये पहला पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और बीच बीच में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ और डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था अभिव्यक्ति और विकास का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए जो सीटेट और टेट में भी ये
क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने ये डिफरेंस ही पूरा अलग से एक बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि डेफिनेशंस हो गई, तो डेफिनेशंस तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, ये तो कंफर्म है कि इनको तो रटना ही पड़ेगा। और क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट और जब टेट हम लोग एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही हम लोग अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ आप लोग को बोलना है तो आप लोग कमेंट से कर दीजिएगा, जिससे कि अगर कुछ नई चीज़ करना हो या फिर कुछ पूछना पाछना हो तो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।